हम डिस्कस करने वाले हैं आज चैप्टर आपकी अपॉइंटमेंट एंड क्वालिफिकेशन से डायरेक्टर। और ये फुल आपको मैं चैप्टर्स की रिविजन्स कराऊंगा। आई थिंक मैं कोशिश करूंगा कि इसको 40 to 45 मिनट्स में अपॉइंटमेंट एंड क्वालिफिकेशन ऑफ डायरेक्टर को मैं ख़त्म कर दूं। और इसके साथ साथ जो मैंने आपको पहले 8 क्वेश्चंस दिए थे, ये आप देख रहे हो कि जो 8 क्वेश्चंस मैंने आपको दिए थे, इसका भी हम क्लैरिफिकेशन आज डिस्कस कर लेंगे कि इसको आंसर कैसे करना है और कौन से अटेम्प्ट का क्वेश्चंस ये रिपीटेटिव आया था, तो रीजन्स क्या था, क्या डिफरेंस थी। तो ये सबकी भी डिस्कशन हम साथ साथ जैसे जैसे टॉपिक पढ़ेंगे उसके अकॉर्डिंग डिस्कशन करते चलेंगे। आई होप यू विल लाइक दिस। तो हम बिना टाइम वेस्ट के शुरू करते हैं अपना हमारा चैप्टर्स अपॉइंटमेंट एंड क्वालिफिकेशन ऑफ डायरेक्टर। ऑब्वियसली मैं रिवाइज करा रहा हूँ तो थोड़ा सुपर फास्ट रहेगा, आपको सिर्फ कोरिलेट करना है और साथ साथ चलना है। सबसे पहले देखना है कि आपके पास जो सेक्शन आता है उसमें क्या आता है। सेक्शन 149 की बात करते हैं। अगर 149 की आप बात करो तो इसमें आपको पढ़ना है 149 सब सेक्शन 1 से लेके 149 सब सेक्शन 13 तक। क्या सेक्शन नंबर याद करना सर इतनी ज़रूरी होती है? बिल्कुल नहीं, सेक्शन नंबर याद करना ज़रूरी नहीं होता, आपको सिर्फ चीज़ें समझनी है। जैसे सेक्शन 149 सब सेक्शन 1 बोलता है कि नंबर ऑफ डायरेक्टर कितने होने चाहिए, तो आप देखो कितना लिखा हुआ है। मिनिमम नंबर ऑफ डायरेक्टर कितना होना चाहिए बोलता है, पब्लिक कंपनी में 3, प्राइवेट में 2 और 1 पर्सन कंपनी में 1। पब्लिक में 3, प्राइवेट में 2 और 1 पर्सन कंपनी में 1। सर मैक्सिमम नंबर डायरेक्टर, तो मैक्सिमम कितना बोलता है? सर बोलता है कि कंपनी कैन नॉट हैव मोर देन 15 डायरेक्टर। ये बोलता है ना कि कंपनी कैन नॉट हैव मोर देन 15 डायरेक्टर। लेकिन अगर 15 डायरेक्टर से ज़्यादा रखना है तो क्या लॉ हमें रोक देगी? बिल्कुल नहीं, लॉ हमें इस बात के लिए नहीं रोकता कि हम 15 से ज़्यादा डायरेक्टर रखना चाहते हैं तो रख सकते हैं या नहीं। बोलता है कि हाँ, अगर आपका आर्टिकल आपको परमिट करता है, अगर आपका आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन आपको परमिट करता है तो आप 15 से ज़्यादा डायरेक्टर भी रख सकते हो, लेकिन उसके लिए क्या करना है? एसआर पास करना है। क्या पास करना है? एसआर पास करना है। ये आपकी मई 18 में, ध्यान से सुनना, सॉरी मई 19 में ये क्वेश्चंस आपके लिए आए हुए हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन आपके मई 19 में आया हुआ है कि कंपनी ज़्यादा डायरेक्टर को रखना चाहता है, क्या करेगा? उसके आर्टिकल में भी ज़्यादा रिक्वायरमेंट नहीं है। अगर देखो आर्टिकल भी परमिट नहीं कर रहा, लॉ भी परमिट नहीं कर रहा, ध्यान से सुनना, अगर आपको आर्टिकल भी परमिट नहीं कर रहा और लॉ भी परमिट नहीं कर रहा 15 से ज़्यादा, तो आपको ओबियसली क्या करना है? पहले आर्टिकल को परमिशन दिलवानी है। आर्टिकल को परमिशन कैसे दिलवाओगे? आर्टिकल को अमेंड करोगे एसआर पास करके, फिर आर्टिकल एसआर पास करके अमेंड हो गया तो अब लॉ की रिक्वायरमेंट पूरा करो। लॉ तो खुद ही बोल रहा है कि एसआर पास करो और 15 से ज़्यादा रिक्वायरमेंट रख लो। लेकिन याद रखना ये 15 की रिक्वायरमेंट, ठीक है, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन कंपनी, सेक्शन 8 कंपनी और आपकी गवर्नमेंट कंपनी पे एप्लीकेबल नहीं होता। अब पक्का याद रहेगा, आपको याद रखना है गवर्नमेंट कंपनी पे और सेक्शन 8 कंपनी पे ये 15 की लिमिट अप्लाई नहीं होता। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं ओमैन डायरेक्टर की। ओमैन डायरेक्टर क्या बोलता है? ये सेकंड प्रोविजन एक्चुअली ओमैन डायरेक्टर का बोलता है कि एक लिस्टेड कंपनी में क्या बोलता है कि एटलीस्ट 1 ओमैन डायरेक्टर होना चाहिए। कहाँ पे? ठीक है, लिस्टेड कंपनी में और कुछ ऐसे कंपनी जिसमें जिसकी टर्नओवर रिक्वायरमेंट या फिर पेड ऑफ शेयर कैपिटल रिक्वायरमेंट आप फुलफिल कर पा रहे हो, तो क्या बोलता है? लिस्टेड कंपनी में एक ओमैन डायरेक्टर होने का, और बाकी अदर पब्लिक कंपनी में अगर आप टर्नओवर की रिक्वायरमेंट और पेड ऑफ शेयर कैपिटल की रिक्वायरमेंट पूरी कर पा रहे हो तो वहाँ भी आपको डायरेक्ट क्या करना है? ओमैन डायरेक्टर एक रखना है। अब कौन सी कंपनी बोलता है? पहला लिस्टेड कंपनी, दूसरा अदर पब्लिक कंपनी हैविंग पेड ऑफ शेयर कैपिटल और टर्नओवर। पेड ऑफ शेयर कैपिटल कितना? 100 करोड़, टर्नओवर 300 करोड़, 300 करोड़। ठीक है, पेड ऑफ शेयर कैपिटल 100 करोड़, टर्नओवर 300 करोड़। पक्का याद रहेगा। अगर आपकी कंपनी है और आप कंपनी में क्या पब्लिक लिमिटेड कंपनी है और आपकी टर्नओवर कितनी 100 करोड़ से ज़्यादा है या 100 करोड़ भी है, तो भी आपको एक ओमैन डायरेक्टर रखना है। या आपकी हाँ पेड ऑफ शेयर कैपिटल तो कम है, 100 करोड़ से कम है, लेकिन टर्नओवर 300 से ज़्यादा है, तो भी आपको एक ओमैन डायरेक्टर रखना है। पक्का याद रहेगा, ये ओमैन डायरेक्टर का कॉन्सेप्ट है। आगे बढ़ते बिना टाइम वेस्ट किए। ठीक है, रेसिडेंट डायरेक्टर की बात करते हैं। रेसिडेंट डायरेक्टर क्या बोलता है? कोई बात नहीं, करंट फाइनेंशियल ईयर, ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर। ठीक है, पहले इसमें था सेक्शन 149 सब सेक्शन 3 है ये, पहले इसमें था कि आप प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर को देखोगे, लेकिन अब ये अमेंड हो चुके हैं। ठीक है, अब अमेंड होकर क्या हो गया है? आप करंट फाइनेंशियल ईयर देखना है, ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर देखना है कि आपको एक ऐसा बंदा रखना है जो रेसिडेंट हो। रेसिडेंट मतलब 182 डेज इंडिया में हो। कहाँ हो? 182 डेज इंडिया में, मतलब हर एक कंपनी में कम से कम एक बंदा क्या होना चाहिए? रेसिडेंट डायरेक्टर होना चाहिए। कम से कम एक बंदा क्या होना चाहिए? रेसिडेंट डायरेक्टर होना चाहिए। ठीक है, अब बात करते हैं इंडिपेंडेंट डायरेक्टर की, साथ साथ बात करते खत्म करते। ठीक है, इंडिपेंडेंट डायरेक्टर का मतलब क्या होता है? डायरेक्टर जो कि इंडिपेंडेंट हो। डायरेक्टर जो कि क्या हो? इंडिपेंडेंट हो, उसे हम क्या बोलते हैं? इंडिपेंडेंट डायरेक्टर बोलते हैं। ठीक है, सेक्शन 149 सब सेक्शन 4 बात करता है इंडिपेंडेंट डायरेक्टर के रिगार्डिंग। ठीक है, और ये इंडिपेंडेंट डायरेक्टर पर सेक्शन 149 खत्म होती है।
इंडिपेंडेंट डायरेक्टर पे क्या होता है, सेक्शन 149 खत्म होता है। स्टडी मॉड्यूल में सीरीज में नहीं है, तो हम एक बार सीरीज में चलते हैं और ढूंढते हैं कि कहाँ पे ये इंडिपेंडेंट डायरेक्टर का टॉपिक है। ठीक है, चलिए। हाँ, तो यहाँ पे मिला आपका इंडिपेंडेंट डायरेक्टर मुझे। ठीक है, आप देख लेना आपका पेज नंबर 1.32 में है। मैं आईसीआई की स्टडी मॉड्यूल से इसलिए पढ़ा रहा हूँ ताकि अभी लॉकडाउन में सबके पास मॉड्यूल हो। मुझे भी अपनी खुद की नोट्स ड्राफ्ट करने में बहुत टाइम लग रहे थे और उस नोट को देख रहा था कि ज़्यादा बच्चे डाउनलोड भी नहीं कर रहे थे और 50-60 डाउनलोड से कुछ फ़र्क नहीं पड़ता। इसीलिए उतनी एफर्ट लगा के मुझे लगा कि शायद मैं एफर्ट लगा के खुद ही डिले कर रहा हूँ आप लोगों को क्लासेस प्रोवाइड कराने में। इसीलिए चलिए अब देखना ये इंडिपेंडेंट डायरेक्टर कॉन्सेप्ट क्या बोलता है। आइए, नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट डायरेक्टर की बात करता है। ठीक है, सिंपल सी बात रखना, नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट डायरेक्टर की बात जब भी करेगा ना, सेक्शन 149 सब सेक्शन 4 माइंड में चिपका लोगे। क्या चिपकाओगे, जब भी नंबर ऑफ डायरेक्टर की बात करेगा तो सेक्शन 149 सब सेक्शन 4 चिपकाओगे, जिसमें क्या बोलता है, देखो क्या बोलता है। लिस्टेड कंपनी की बात करें तो एवरी लिस्टेड कंपनी में कितने होने चाहिए, कम से कम 1/3 टोटल नंबर ऑफ डायरेक्टर के 1/3 डायरेक्टर क्या होना चाहिए, इंडिपेंडेंट होना चाहिए। टोटल नंबर ऑफ डायरेक्टर कितना, 1/3। अगर टोटल 9 है तो 1/3 3। ठीक है, अब बात है कि राउंड अप की बात करें तो राउंड अप की कोई भी डिसिमल पॉइंट है उसको 1 में ले जाने का है आपको। कोई भी डिसिमल पॉइंट है उसको कहाँ ले जाने का है, 1 में ले जाने का है। ठीक है, अब देखना अदर पब्लिक कंपनी की बात करते हैं। अदर पब्लिक कंपनी मतलब वही जिसकी वही पेड ऑफ शेयर कैपिटल, टर्नओवर, आउटस्टैंडिंग लोन, डिवेंचर्स की क्राइटेरिया फुलफिल करना है। बोलता है कि अगर पेड ऑफ शेयर कैपिटल किसी भी कंपनी का 10 करोड़ या उससे ज़्यादा है, पेड ऑफ शेयर कैपिटल किसी पब्लिक कंपनी का 10 करोड़ या उससे ज़्यादा है। ठीक है, यहाँ देखो, हाँ यहाँ पे देखो आप, पेड ऑफ शेयर कैपिटल किसी भी कंपनी का 10 करोड़ से उससे ज़्यादा है। ठीक है, तो उसको क्या करना है, एक इंडिपेंडेंट डायरेक्टर नहीं, 2, याद रखना। ओमेन डायरेक्टर 1, रेसिडेंट डायरेक्टर 1, लेकिन इंडिपेंडेंट डायरेक्टर 2। सिर्फ पब्लिक लिस्टेड कंपनी है या फिर लिस्टेड कंपनी है तो 1/3, और पब्लिक कंपनी के लिए 2 इंडिपेंडेंट डायरेक्टर। ठीक है, चलो यहाँ पे याद रखना, अगर आपकी पेड ऑफ शेयर कैपिटल 10 करोड़ से या उससे ज़्यादा है, 10 करोड़ या उससे ज़्यादा है, अगर आपकी टर्नओवर 100 करोड़ या उससे ज़्यादा है, और अगर आपके लोन्स, आउटस्टैंडिंग, डिवेंचर्स, बोरोइंग 50 करोड़ से ज़्यादा, यहाँ पे 50 करोड़ या नहीं है, यहाँ पे क्या है, 50 करोड़ से ज़्यादा है, मतलब यहाँ पे एक्सक्रीडिंग 50 करोड़ है। यहाँ लाइन देखना, एक्सक्रीडिंग 50 करोड़, जबकि यहाँ पे क्या है, 100 करोड़ और मोर है। 100 करोड़ होगा तब भी चलेगा, रखना पड़ेगा इंडिपेंडेंट डायरेक्टर, लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं है। ठीक है, अब यहाँ पे सुनना, कुछ अमेंडमेंट आई थी, मैं बताया था यहाँ पे कि जो अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी होते हैं, जो अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी होते हैं, उनकी जो आप काउंटिंग करोगे ना, उनकी आप जब काउंट करोगे उसमें आप जॉइंट वेंचर, होली ओन सब्सिडरी और डोरमेट कंपनी कवर नहीं करोगे। ठीक है, याद रखना, अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी के केस में आप कभी भी जॉइंट वेंचर, होली ओन सब्सिडरी और डोरमेट कंपनी को इंक्लूड नहीं करना है। डोरमेट कंपनी के रिगार्डिंग हम बात करेंगे सेक्शन 445 में, जब मैं आपको मिसलेनियस पढ़ाऊंगा। ठीक है, डोरमेट कंपनी की कहाँ बात करेंगे, सेक्शन 455 में, सॉरी 455 में, जब मैं आपको मिसलेनियस पढ़ाऊंगा। अब सुनना, मैंने वहाँ पे वुमेन डायरेक्टर में एक कॉन्सेप्ट रोक दिया था वैकेंसी का। क्यों रोका था पता है, यहाँ बताने के लिए। वुमेन डायरेक्टर की वैकेंसी और इंडिपेंडेंट डायरेक्टर की वैकेंसी, दोनों का वैकेंसी सेम होता है। अगर वैकेंसी होता है, ठीक है, अगर वैकेंसी होता है तो सिंपल सी बात रखना, दोनों के लिए सेम है। इमीडिएट नेक्स्ट बोर्ड मीटिंग और 3 मंथ फ्रॉम द डेट ऑफ वैकेंसी, हुई एवर लेटर है। मतलब वैकेंसी जब हुआ उससे जितनी जल्दी हो सके आप भर लो वैकेंसी को, जितनी जल्दी हो सके भर लो, लेकिन ज़्यादा लेट मत करना बोलता है, 3 महीने से ज़्यादा लेट मत करना, पक्का याद रहेगा। चलो, ये आपकी बात करता है, ये वैकेंसी की बात करता है, इंडिपेंडेंट डायरेक्टर की वैकेंसी हो या वुमेन डायरेक्टर की वैकेंसी हो, दोनों। अब यहाँ सुनना, एक लाइन लिखा हुआ है, ये बोलता है कि रिक्वायरमेंट ऑफ हायर नंबर ऑफ डायरेक्टर। अब सुनना, जब मैं सेक्शन 177 पढ़ाऊँगा ना, वहाँ पे एक्चुअली जब पढ़ोगे तो वहाँ पे अलग आपको लिमिट दी गई इंडिपेंडेंट डायरेक्टर की। तो हो सकता है कि ऑडिट कमेटी कॉन्स्टिट्यूशंस के कारण अगर आप पे ऑडिट कमेटी लगता है, जब हम मीटिंग चैप्टर पढ़ेंगे वहाँ पढ़ेंगे 177, तो ऑडिट कमेटी अगर आप पे आपकी कंपनी में एप्लीकेबल है और उसके कारण अगर हायर नंबर इंडिपेंडेंट डायरेक्टर रखना पड़ रहा है आपको, तो आपको यहाँ भी हायर नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट डायरेक्टर रखना है, ये बोलना चाहते। देखो, ड्यू टू इट्स कंपोजिशन ऑफ ऑडिट कमेटी, इफ अ कंपनी कवर अंडर द एबव रूल इज रिक्वायर्ड टू अपॉइंट हायर नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट डायरेक्टर, सच हायर नंबर शैल बी टेकन। सिंपल सी बात है। ठीक है, अगर ऑडिट कमेटी की कॉन्स्टिट्यूशंस के कारण आपको हायर नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट डायरेक्टर रखना पड़ रहा है, तो आपको वही हायर नंबर फॉलो करना है, इसको फॉलो नहीं करना है, ये बोलना चाह रहा है ये। ठीक है, चलो, अब इमीडिएट वैकेंसी मैंने बोल दिया, क्या बोल दिया, अर्लीस्ट बट नॉट लेटर देन,
जितनी जल्दी हो सके भर लो, लेकिन ज़्यादा लेट मत करना। कौन सा? फ्रॉम इमीडिएट नेक्स्ट बोर्ड मीटिंग और 3 मंथ फ्रॉम द डेट ऑफ वैकेंसी विच एवर लेटर। ठीक है, चलो ये कौन बोलता है? ये वैकेंसी की बात करता है। ठीक है, चलो आगे देखो। एग्जेम्प्टेड क्लासेस ऑफ पब्लिक कंपनी मैंने बोली दी आपको ना। एग्जेम्प्टेड कौन कौन है? जॉइंट वेंचर्स, होली ऑन सब्सिडी और डोरमेट कंपनी। कौन कौन है? जॉइंट वेंचर्स, होली ऑन सब्सिडी और डोरमेट कंपनी। ठीक है, ये आपकी क्या है? एग्जेम्प्टेड क्लासेस ऑफ कंपनी में आते हैं, मैंने आपको बोल ही दिया। ठीक है, इनको नहीं देखना है आपको। अब देखो यहाँ पे ये डायग्राम बना, मुझे बहुत अच्छा लगता है। आईसीआई ने बहुत ही ज़्यादा स्टडी मटेरियल को अच्छे तरीके से ड्राफ्ट कर लिया हुआ है। मैं जेन्युइनली बोलूँ कि अगर मैं बहुत रेयरली होता है कि जब मैं खुद की डिज़ाइन देता हूँ आपको अपनी मॉड्यूल में, जब मुझे आईसीआई की मॉड्यूल की डिज़ाइन अच्छा लगता है, वो बिना कॉपीराइट के लिए सोचे हुए उनकी मॉड्यूल चिपका देता हूँ। हाँ, मैं सोर्स लिख देता हूँ आईसीआई, ताकि वो भी मतलब उनको भी दिक्कत ना हो, क्योंकि आईसीआई की जो मॉड्यूल है बेस्ट है। आईसीआई की मॉड्यूल से अच्छा मॉड्यूल कोई हो ही नहीं सकता। ठीक है, इसीलिए अगर मैं आपको एक चीज़ खास बात बताऊँ ना, तो आप लोग देखोगे कि आपकी डायरेक्ट टैक्सेशन से आपकी इनडायरेक्ट टैक्सेशन है, उसमें अमेंडमेंट आपको पहले मिल जाते हैं, लेकिन लॉ में नहीं मिलता। लॉ में आरटीपी आईसीआई की अमेंडमेंट आने का सबका वेट होता है। समझ रहे हो बात? बाकी आप समझदार हो। ठीक है, तो आईसीआई की मॉड्यूल बहुत बेस्ट है। ठीक है, यहाँ इन्होंने समराइज़ कर दिया हुआ है। देखो क्या समराइज़ किया हुआ है कि अगर एक लिस्टेड पब्लिक कंपनी है तो एटलीस्ट 1/3 तो रखना है बिना कोई लिमिट देखे। लेकिन अगर प्रिस्क्राइब क्लास ऑफ कंपनी मतलब पब्लिक कंपनी है, अदर पब्लिक कंपनी जो कि लिस्टेड नहीं है, तो पेड कैपिटल 10 करोड़ या उससे ज़्यादा, टर्नओवर 100 करोड़ या उससे ज़्यादा, लेकिन लोन्स, डिवेंचर्स, डिपॉजिट्स कितना? एस्क्रेडिंग 50 करोड़। ठीक है, तो आपको कितना रखना है डायरेक्टर? एटलीस्ट 2 डायरेक्टर रखना है। ठीक है, यहाँ भी लिख दिया हुआ, देखो तीन उन्होंने वही समराइज किया हुआ है कि अगर कंपोजिशन ऑफ ऑडिट कमेटी के कारण अगर हायर नंबर रखना पड़ रहा है तो रखो। ठीक है, अब बोलता है यहाँ सुनना कि कौन से कंपनी को इंडिपेंडेंट डायरेक्टर को रखने की जरूरत नहीं है। ठीक है, कौन से कंपनी को इंडिपेंडेंट डायरेक्टर को रखने की जरूरत नहीं है। ठीक है, बोलता है कि इफ़ एनी कंपनी सीजेस टू फुलफिल एनी ऑफ द 3 कंडीशंस फॉर 3 कंजिक्यूटिव ईयर। मतलब क्या हुआ कि अगर आपने आज इस कंडीशंस को, ये जो ऊपर की कंडीशंस हैं, ये लिस्टेड के लिए नहीं, लिस्टेड को तो हमेशा रखना है, ये पब्लिक के लिए बात कर रहा है। ये जो कंडीशंस दिए हुए हैं आपको, ये अगर आपने आज फुलफिल कर लिया तो आपको अगले 3 साल तक फुलफिल ना भी हो कंडीशन तब भी आपको इंडिपेंडेंट डायरेक्टर रखना है। लेकिन 4th ईयर में जाके आप नहीं रख सकते हो, आप ना भी रखो चलेगा। 4th ईयर में आप इंडिपेंडेंट डायरेक्टर ना भी रखो चलेगा, लेकिन लगातार एक बार कंडीशन फुलफिल कर गए 3 साल तक रखना है। ये घुमा के ये आपको ये बोल रहा है। ठीक है, चलो जॉइंट वेंचर होली ऑन सब्सिडी को माफ़ किया, बोल रहा है जॉइंट वेंचर होली ऑन सब्सिडी को, और डोरमेट कंपनी को माफ़ किया, कोई दिक्कत नहीं, माफ़ किया, अच्छी बात है। ठीक है, चलो अब बोलता है हु कैन बिकम अ इंडिपेंडेंट डायरेक्टर। सेक्शन 149 सब सेक्शन 6 को समझना अच्छे से। हु कैन बिकम अ इंडिपेंडेंट डायरेक्टर बोलता है कि कौन कौन बंदे हैं इंडिपेंडेंट डायरेक्टर बन सकता है। ये इतने खास नहीं है, आप सिंपल से याद रखना कि अभी तक क्वेश्चन नहीं पूछा, लेकिन जिस दिन क्वेश्चन पूछेगा बहुत ही हार्ड है। एक्चुअली मैंने थोड़ा गलती से बोल दिया कि बहुत ही हार्ड है, सिर्फ रिलेटिव वाला केस, बाकी इतना कोई खास नहीं है। ठीक है, कि बोलता है कि एक कंपनी का जो अगर बोर्ड को लगता है कि किसी पर्सन्स के पास इंटीग्रिटी, इंडिपेंडेंसी और एक्सपर्टाइज है, किसी पर्सन्स के पास इंटीग्रिटी, इंडिपेंडेंसी और एक्सपर्टाइज है, तो उस बंदे को क्या करेगा बोर्ड? एज अ इंडिपेंडेंट डायरेक्टर रखेगा। ठीक है, लेकिन याद रखना आप अगर आप किसी कंपनी का प्रमोटर हो तो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर नहीं बन सकते। अगर आप किसी कंपनी का डायरेक्टर हो तो आप इंडिपेंडेंट डायरेक्टर नहीं बन सकते। मतलब सॉरी, आप किसी कंपनी के प्रमोटर से रिलेटेड हो या किसी कंपनी के डायरेक्टर से रिलेटेड हो तो आप इंडिपेंडेंट डायरेक्टर नहीं बन सकते। अब ऐसा क्यों? ऑब्वियसली बात है, आप मेरे कंपनी में डायरेक्टर बनने आ रहे हो और मेरे कंपनी के प्रमोटर से आपका रिलेशन है या मेरे कंपनी के दूसरे डायरेक्टर से आपका रिलेशन है, तो आप इंडिपेंडेंट डायरेक्टर कैसे बन पाओगे? लेकिन प्रैक्टिकली नहीं होता, प्रैक्टिकली जो रिलेटेड है वही बनता है। अब आप बोलोगे सर 150 डाटा बैंक, बट डाटा बैंक सिर्फ डाटा बैंक। समझ रहे हो बात? डाटा बैंक है। क्यों भाई? जो डाटा बैंक में जाएगा इंडिपेंडेंट डायरेक्टर को पता नहीं होगा कि कौन भाई हमारे इस दोस्त का नाम डाटा बैंक में है कि नहीं, क्योंकि सिलेक्शंस की अल्टीमेटली किसी के पास होता है? कंपनी के पास होता है। ठीक है, चलो वो 150 में बताऊँगा मैं ये बात को। ठीक है, अब यहाँ सुनना ध्यान की काम की बातें। ये जो पॉइंट 3 है ये समझना, इसको मैं समझाता हूँ आपको। ठीक है, ये रिलेटिव की बात करता है, बहुत ध्यान से सुनना। ठीक है, बोलता है कि चलो एक बार सुनो, पॉइंट 3 ये पेक्युलरिटी इंटरेस्ट की बात आ गया, ये डायरेक्टर की इंटरेस्ट की बात करता है। सुनना, बोलता है ये एक्चुअली क्या बोलना चाह रहा होता है आपको कि अगर आप कंपनी के डायरेक्टर हो, ठीक है, और आपका कोई भी पिक्यूलियर रिलेशनशिप नहीं होना चाहिए कंपनी के साथ। आप रेमुनेशन ले रहे हो चलेगा,
रेमुनेशन ले रहे हो चलेगा, लेकिन अदर कोई पिक्यूलियर रिलेशनशिप नहीं होना चाहिए। या फिर आप 10% ऑफ टोटल इनकम, जो आपकी टोटल इनकम है उससे 10% ऑफ ज़्यादा की ट्रांजेक्शन्स कंपनी के साथ नहीं कर सकते आप। ठीक है, 10% से अपनी टोटल इनकम की 10% ज़्यादा का कोई भी ट्रांजेक्शन कंपनी के साथ नहीं कर सकते। अब बात बोलोगे सर अपनी कंपनी सिर्फ ना, नहीं, अपनी कंपनी, उसकी एसोसिएट, प्रमोटर्स, उसके डायरेक्टर्स या उसके होल्डिंग किसी से भी नहीं कर सकते। ठीक है, अब बात आई सर कब तक नहीं कर सकते, याद रखना इमीडिएट प्रीसीडिंग 2 ईयर तक का नहीं कर सकते। और करंट फाइनेंशियल ईयर मतलब मैंने पिछले 2 साल में अपनी टोटल इनकम का 10% से ज़्यादा का ट्रांजेक्शन कर रखा है कंपनी के सब्सिडरी के साथ या कंपनी के कोई रिलेटिव के साथ, तो क्या मैं इंडिपेंडेंट डायरेक्टर बन पाऊंगा? आज नहीं बन पाओगे। मतलब करेंट ईयर प्लस प्रीसीडिंग 2 ईयर, मतलब टोटल 3 साल देखना है। पक्का याद रहेगा। चलो ये बोलता है पॉइंट 3। अब आते हैं नेक्स्ट, चलो पॉइंट 4, ये मैं आपको समझाने की कोशिश करूँगा। इसको आप सिर्फ मेरी बातों को समझना। नॉन हु जब डायरेक्टर की बात करता है, सबसे पहले सुनना कि अगर आप प्रीसीडिंग 2 ईयर में, सब ध्यान सुनना, अगर आप प्रीसीडिंग 2 ईयर में और करंट फाइनेंशियल ईयर मतलब 149 सबसेक्शन 6 में जहाँ जहाँ लिमिट है, ये दो माइंड में सिंपल याद रखना, प्रीसीडिंग 2 फाइनेंशियल ईयर या करंट फाइनेंशियल ईयर। ठीक है, दोनों में अगर आप इनडेप्ट हो अपनी कंपनी, अपने होल्डिंग, उसके सब्सिडरी या किसी प्रमोटेड डायरेक्टर से इनडेप्ट हो, ठीक है, तो आप इंडिपेंडेंट डायरेक्टर नहीं बन सकते। अगर आपने 2% या 50 लैक्स, 2% ऑफ पेड शेयर कैपिटल या 50 लैक्स से कुछ ज़्यादा का सिक्योरिटी होल्ड कर रखा है, किसका? वही होल्डिंग सब्सिडी इंडिपेंडेंट डायरेक्टर, तो नहीं बन सकते। पक्का रहेगा। अगर आपने 2% ऑफ ग्रॉस टर्नओवर या 2% ऑफ इनकम का कोई भी ट्रांजेक्शन कर रखा है, पिकुलियर ट्रांजेक्शन कर रखा है, ठीक है, कंपनी के साथ या उसके सब्सिडरी के साथ या होल्डिंग के साथ, तो आप नहीं बन सकते। ये इस तरह की कंडीशंस प्रिस्क्राइब करता है सेक्शन 149 सबसेक्शन 6। आई होप आपको ये समझ आ रहा हो। अब हम चलते हैं सेक्शन 150 की तरफ। ठीक है, ये एक्चुअली यहाँ पे और भी चीज़ें मैं तो मैं बता देता हूँ, चलो आपको फिर बोलो कि सर ने स्किप कर दिया। अब सुनना, कहाँ है ये? हाँ, 149 सबसेक्शन 7 समझना क्या बोलता है। ये डिक्लेरेशन ऑफ इंडिपेंडेंट डायरेक्टर की बात करता है कि आपको इंडिपेंडेंट डायरेक्टर को डिक्लेरेशन देना होता है। कब कब देना होता है? पहली बोर्ड मीटिंग में, ठीक है, उसके बाद जब जब बोर्ड मीटिंग होगा तब तक देना है, और जब जब चेंज होती है तब तक देना है। पहली बोर्ड मीटिंग, ठीक है, एवरी फाइनेंशियल ईयर की बोर्ड मीटिंग, और जब जब कुछ चेंज होता है तब तक आपको डिक्लेरेशन देना है कि मैं इंडिपेंडेंट हूँ। क्या हो? मैं इंडिपेंडेंट हूँ। कोड ऑफ इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स, ऑब्वियसली बात है, उनको शेड्यूल 4 क्या क्या फॉलो करना है? शेड्यूल 4 को फॉलो करना होता है, उनके प्रोविजन शेड्यूल 4 को फॉलो करना था। इतनी आपके लिए काम का नहीं है। ठीक है, चलो आई होप मैं थोड़ा सुपर फास्ट ही चल रहा हूँ। आप लोग बता देना कि अगर आपको स्पीड पसंद ना आए तो मैं रोक दूंगा। वैसे भी मैं इसकी 2 पार्ट कर दूंगा, डोंट वरी, रिविजन्स का मैं 2 पार्ट कर दूंगा आप लोगों को। ठीक है, 149 सबसेक्शन 9 की बात समझना। 149 सबसेक्शन बात का रेमुनेशन की बात करता है, याद रखना एक इंडिपेंडेंट डायरेक्टर को स्टॉक ऑप्शन नहीं मिलता। ठीक है, बाकी सब कुछ इंडिपेंडेंट डायरेक्टर का। इंडिपेंडेंट डायरेक्टर क्या नहीं मिलता? स्टॉक ऑप्शन, बाकी सब कुछ इंडिपेंडेंट डायरेक्टर का। रेमुनेशन की ज़्यादा क्लैरिटी हम कहाँ मिलेगा? हमको सेक्शन 197 सबसेक्शन 5 में मिलेगा। कहाँ मिलेगा? सेक्शन 197 सबसेक्शन 5 में मिलेगा, जहाँ हम रेमुनेशन के बारे में पढ़ने वाले हैं। वहाँ पे इंडिपेंडेंट डायरेक्टर की रेमुनेशन को भी मिलेगा। बोलता है कि कोई भी फी मिलता है इंडिपेंडेंट डायरेक्टर को सेक्शन 197 सबसेक्शन 5, या कोई रिम्बर्समेंट ऑफ एक्सपेंस होती है, या कोई प्रॉफिट रिलेटेड कमीशन होता है, ये सारे रेमुनेशन का पार्ट माना जाता है। लेकिन एक इंडिपेंडेंट डायरेक्टर को शैल नॉट बी एंटाइटल्ड फॉर स्टॉक ऑप्शन। आईसीए ने खुद ही डार्क कर रखा है, बोल्ड कर रखा है आपको, ताकि आप समझ पाओ चीज़ों को। ठीक है, चलो अब समझते हैं, चुपचाप आगे समझते हैं। ठीक है, टेन्योर की बात करता है, सेक्शन 10 और 11 टेन्योर की बात करता है। तो सुनना, मैं बता दूं आपको कि एक इंडिपेंडेंट डायरेक्टर की टर्म कितने साल का होता है? 5 साल का होता है। ठीक है, रीअपॉइंटमेंट के लिए एलिजिबल होते हैं, लेकिन उसके लिए क्या करना पड़ता है? आपको स्पेशल रिजोल्यूशन पास करना है और डिस्क्लोजर देना होता है बोर्ड मीटिंग में। क्या करना होता है? स्पेशल रिजोल्यूशन पास करना होता है और डिस्क्लोजर देना होता है बोर्ड मीटिंग में। लगा दूं मैं, डिस्क्लोजर ऑफ सच अपॉइंटमेंट बोर्ड मीटिंग एंड एसआर पास करना होता है। ठीक है, अप टू 5 कंजिक्यूटिव ईयर के लिए आप हो सकते हो। क्या एलिजिबल हो सकते हो दोबारा के लिए? हाँ बिल्कुल एलिजिबल हो सकते हो। नेक्स्ट 5 ईयर के लिए भी एलिजिबल हो सकते हो। सर ये 5 साल का टर्म कम का हो सकता है कि नहीं? ये देखिए, ये आपकी चॉइस है। मैक्सिमम 5 ईयर का कंजिक्यूटिव ईयर दिया गया है। अगर आप 3 साल के लिए भी अपॉइंट होते हो और अगली बार फिर आप 5 साल के लिए होते हो, तभी आपको 2 टर्म माना जाएगा और ख़त्म हो जाएगा आपका टेन्योर। तो ऑब्वियसली आप बेनिफिट उठाने की कोशिश करना, 10 साल लेने की कोशिश करना। ठीक है, चलो ये बात है एक्चुअली। अब समझना, क्या आपकी अपॉइंटमेंट एक बार जब 2 टर्म पूरा हो गया तो क्या होगा? 3 साल तक का कूलिंग पीरियड है, याद रखना। अगर आपकी टर्म एक्सपायर हो गई तो क्या होगा? कूलिंग पीरियड कितने साल का है? 3 साल का है। 3 साल की कूलिंग पीरियड है, पक्का याद रहेगा। कूलिंग पीरियड कब तक की है? 3 साल की कूलिंग पीरियड है। आई होप इसको आपको समझ आ रहा हो कि ठीक है। चलो
आप सेक्शन 149 सबसेक्शन 12 की बात समझना। क्या कोई गलती करोगे तो क्या आपको लेवल नहीं होगे? बिल्कुल इंडिपेंडेंट डायरेक्टर। इसका मतलब क्या, अगर आपको गलती करोगे, आप डिलीजेंटली काम नहीं करोगे, ठीक है, आपके कंसेंट से कोई गलत काम हुआ है तो फिर आप इसके लेवल भी होगे। हाँ, आपकी मर्जी से कोई काम ना हुआ तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन ऑब्वियसली आपकी मर्जी से काम हुआ है तो आप लेवल हो गए, ठीक है। सेक्शन 149 सबसेक्शन 13 क्या बोलता है, सुनना। सेक्शन 149 सबसेक्शन 13 के बारे में हम वहाँ पढ़ेंगे। सेक्शन 152 सबसेक्शन 6 में मैंने प्रीवियस वीडियो में बता रखा है, रोटेशन ऑफ डायरेक्टर का कंसेप्ट इंडिपेंडेंट डायरेक्टर पे एप्लीकेबल नहीं होता, ये लिखा हुआ है, शैल नॉट बी एप्लीकेबल टू इंडिपेंडेंट डायरेक्टर। रोटेशन ऑफ डायरेक्टर का कंसेप्ट इंडिपेंडेंट डायरेक्टर पे एप्लीकेबल नहीं होता। आई होप इस आपको समझ आ रहा होगा, ठीक है। चलिए, ये बोलता है कि इंडिपेंडेंट डायरेक्टर के नॉमिनी डायरेक्टर से अलग होते हैं। बिल्कुल, इंडिपेंडेंट डायरेक्टर नॉमिनी डायरेक्टर से बिल्कुल ही अलग होते हैं, बहुत ही अलग होते हैं, ठीक है। चलिए, 150 मैनर ऑफ सिलेक्शन ऑफ इंडिपेंडेंट डाटा एंड मेंटेनेंस ऑफ डाटा बैंक। समझना, आप सुनना मेरी बात, ठीक है। आपको देखो, ये जो डाटा बैंक का है ना, ठीक है, डाटा बैंक की आपको एग्जाम देनी होती है, और यहाँ पे आपको नाम लेने के लिए आपको फिर उनका एक सिंपल टेस्ट होता है, वो आपको पास करना होता है, ठीक है। वो पर ईयर 1 ईयर की 5,000 रुपीज़ होती है, ठीक है। और 5 साल का शायद 15,000 रुपीज़ होती है ना, फ़ी होती है उनको, आपको एग्ज़ाम को देने के लिए, ठीक है, वो फ़ी होती है। आपको एमसीए में पहले तो आपको लॉगिन आईडी बनाना होता है, आपको वहाँ पे एमसीए में रजिस्टर करना होता है, फिर आपको उसके थ्रू फिर आप एग्ज़ाम दे पाते हो, ठीक है। तो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर बनने के लिए आपको एग्ज़ाम देना होता है, और फिर आपके आपके नाम क्या हो सकता है, आप इंडिपेंडेंट डायरेक्टर डाटा बैंक पे अपना नाम डाल सकते हो, ठीक है। चलो, ये होता है। लेकिन ये जो डाटा बैंक होता है ना, एक्चुअली इसमें समझना है, भले इस डाटा बैंक में, ठीक है, गवर्नमेंट ने डाटा बैंक बना के रखा हुआ है, यहाँ पे इंडिपेंडेंट डायरेक्टर आते हैं, अपना खुद को लिस्टेड करते हैं, लेकिन याद रखना, कंपनी की होल रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि वो खुद चेक करे कि किसको एज ए इंडिपेंडेंट डायरेक्टर बनाना है, कौन मेरे कंपनी के लिए सूट कर रहा है। क्योंकि कल अगर इंडिपेंडेंट डायरेक्टर गलत निकला, कल अगर इंडिपेंडेंट डायरेक्टर में उतनी नॉलेज नहीं निकली जितनी ये चाहते थे, तो ये गवर्नमेंट को ना बोल सके कि ये आपका डाटा बैंक गलत है। इसलिए बोलता है पूरा ड्यू डिलीजेंस के साथ कंपनी को अपना डायरेक्टर सेलेक्ट करना है। यहाँ से अगर आप कोई डायरेक्टर सेलेक्ट करना चाहते हो तो पूरी ड्यू डिलीजेंस आप खुद करो, ठीक है, पक्का याद रहेगा। हाँ, और यहाँ पे जब कोई डायरेक्टर सेलेक्ट होता है ना, ऑब्वियसली बात है, वो कहाँ 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 उसका अपॉइंटमेंट होगा, जनरल मीटिंग में जाके उसका अपॉइंटमेंट होता है, ठीक है। और उसके रिगार्डिंग में हम पढ़ेंगे, सेक्शन 152 में पढ़ेंगे, ठीक है। तो ये बोलता है एक्चुअली सेक्शन 250 कि एक इंडिपेंडेंट डायरेक्टर डाटा बैंक है, जिसमें इंडिपेंडेंट डायरेक्टर जिसको डायरेक्टर बनना है वो अपना नाम यहाँ पे लिस्ट कर सकते हैं, ठीक है। प्रैक्टिकली क्या होता है, उसके लिए आपको एग्जाम देना होता है, एग्जाम पास कर जाओगे तो आप यहाँ पे अपना नाम लिस्ट करवा सकते हो। लेकिन जो डायरेक्टर का चुनाव होती है, मतलब सिलेक्शन होता है, उस सिलेक्शन करने के लिए होल रिस्पॉन्सिबिलिटी किसके पास है, कंपनी के पास है। कंपनी को प्रॉपर केयर और ड्यू डिलिजेंस लगा के ही किसी डायरेक्टर को चूज करना है, ताकि क्या कल कोई गलती आती है, कल कोई मिस्टेक आता है तो कंपनी अपनी जिम्मेवारी किसी और पे ना डाले, ठीक है। चलिए, ये है। अब हम पढ़ते हैं सेक्शन 151। सेक्शन 151 शायद स्टार्टिंग में था, क्योंकि इसके बाद शायद हम क्वेश्चंस कर पाएंगे शायद, ठीक है। चलो, या फिर एक क्वेश्चन था 149 पे, हम एक बार देख ही लेते हैं, ठीक है। 149 पे हमारे पास एक क्वेश्चन था, देखना, इसको हम कर ही लेते हैं साथ साथ। ये ओके, 149 और 169 दोनों पे क्वेश्चन है, इसलिए हम थोड़ी देर रुक जाते हैं, 169 करने तक का रुक जाते हैं, फिर हम करेंगे, ठीक है। चलिए, एक मिनट में ढूंढ लूँ कि कहाँ पे 151 स्टडी मॉड्यूल में सीरीज में एक्चुअली नहीं है चीज़ें, तो एक बार मैं आपको ढूंढ लेता हूँ, फिर आपको बता। हाँ, तो ये रहा आपका स्मॉल सेलुलर डाटा 151, ठीक है। स्मॉल सेलुलर डाटा किसको बोलते हैं, सबसे पहले याद रखना, स्मॉल सेलुलर डाटा उनको बोलते हैं जिनका आपके आपकी कंपनी में जो शेयर होल्डर ने नॉमिनल वैल्यू 20,000 से कम, नॉट मोर देन लिखा हुआ है, याद रखना, 20,000 से कम का नॉमिनल वैल्यू का जो शेयर होल्ड करके बैठता है, उससे हम स्मॉल शेयर डायरेक्टर बोलते हैं, ठीक है। स्मॉल शेयर डायरेक्टर के लिए याद रखना, ये ऑप्शनल होता है, बिल्कुल। लिस्टेड कंपनी भी चाहे तो एक स्मॉल शेयर डायरेक्टर रख सकती है, 10, ठीक है, या 2 स्मॉल शेयर डायरेक्टर, वो चाहे तो, ठीक है, ये ऑप्शन में होता है। और अगर आपको भी लगता है अगर कि हमें हमारी कंपनी में स्मॉल शेयर डायरेक्टर रखना है, तो 1000 स्मॉल शेयर डायरेक्टर या 1/10 ऑफ टोटल नंबर ऑफ स्मॉल शेयर डायरेक्टर, याद रखना, 1000 स्मॉल शेयर डायरेक्टर या फिर 1000 स्मॉल शेयर या 1/10 ऑफ टोटल नंबर ऑफ स्मॉल शेयर, विच एवर लोअर, ये दोनों में से कोई भी लोअर अमाउंट जाएंगे, एक एप्लीकेशन देंगे, ठीक है, कंपनी को, कि हमारे भी यहाँ पे मिस्टर ए, मिस्टर बी, कोई भी नाम दे सकते हो, जरूरी नहीं कि वो आप कंपनी का ही नाम हो,
कंपनी का ही कोई शेयर होल्डर हो, जरूरी नहीं है आप किसी और दूसरे को भी स्मॉल शेयर होल्डर के लिए इलेक्ट करवा सकते हो। लेकिन याद रखना, जो पर्सन एज ए स्मॉल शेयर होल्डर डायरेक्टर बनना चाहता है वो उसको भी अपनी डिसक्वालीफाइड ना होने के प्रूफ बताना पड़ेगा, सर्टिफिकेट देना पड़ेगा कि वो डिसक्वालीफाइड नहीं है। ठीक है, उसको बताना पड़ेगा कि वो किसी भी तरह से 164 में फॉल नहीं करता। ठीक है, पक्का रहेगा। चलो याद रखना, एक स्मॉल शेयर होल्डर डायरेक्टर की टेन्योर कितनी होती है? मैक्सिमम 3 साल का टेन्योर होता है। ठीक है, स्मॉल शेयर होल्डर डायरेक्टर और इंडिपेंडेंट डायरेक्टर दोनों, सुना ध्यान से, स्मॉल शेयर होल्डर डायरेक्टर और इंडिपेंडेंट डायरेक्टर दोनों रोटेशन से रिटायर नहीं होते। स्मॉल शेयर होल्डर डायरेक्टर या इंडिपेंडेंट डायरेक्टर दोनों क्या होते हैं? रोटेशन से रिटायर नहीं होते। अब वैकेंट कब करना पड़ेगा? ऑब्वियसली वैकेंट कब करना पड़ेगा ऑफिस? जब आपने कोई 164 का डिस्क्वालिफिकेशन अटैक कर लिया। ठीक है, या 167 में आपको वैकेंट करना पड़ रहा है ऑफिस, या फिर आप इंडिपेंडेंस होने से खत्म हो गए, आपकी इंडिपेंडेंस खत्म हो गई, तो आपको वैकेंट करना पड़ जाएगा स्मॉल शेयर होल्डर का डायरेक्टर। ठीक है, कंपनी खुद ही चाहे तो स्मॉल शेयर होल्डर डायरेक्टर रख सकता है। और कूलिंग पीरियड की बात करता है, क्या कूलिंग पीरियड है कि नहीं स्मॉल शेयर होल्डर डायरेक्टर के लिए? क्या कोई कूलिंग पीरियड है? तो बोलता है ऑब्वियसली 3 साल का कूलिंग पीरियड है। ठीक है, चलो, बोलता है कि अगर आप एक कंपनी में स्मॉल शेयर होल्डर बन गए तो 3 साल के टर्म से आपके पास अगले 3 साल तक आप कहीं नहीं, अगर हमारे कंपनी से एसोसिएट नहीं हो सकते किसी भी मैनर में, डायरेक्टली इनडायरेक्टली एसोसिएट नहीं हो सकते, तो दोबारा बन सकते, कोई दिक्कत नहीं है। पक्का याद रहेगा, ये आपका कॉन्सेप्ट है स्मॉल शेयर होल्डर के लिए। 14 डेज का नोटिस पीरियड याद रखना कि आपको नोटिस देना होता है कि स्मॉल शेयर होल्डर को कंपनी को नोटिस देना होता है 14 डेज बिफोर मीटिंग से 14 डेज पहले आपको नोटिस देना होता है कि हम मिस्टर ए या मिस्टर बी को स्मॉल शेयर होल्डर डायरेक्टर बनाना चाहते हैं। ठीक है, ये आपका 151 का कॉन्सेप्ट था। अब हम चलते हैं 152 में। आज मैं कम से कम इस वीडियो में 161 तक करा दूंगा एक साथ, ताकि हम अगले वीडियो में 2 पार्ट में रिवीजन खत्म कर लें। होप मैं देखो टाइमिंग कितनी हमने खत्म किया है। ओके, 35 मिनट्स का रखेंगे हम वीडियो। ठीक है, 2 वीडियो रखेंगे 35 मिनट्स का। 152 आते हैं। 152 में ये 152 एक्चुअली बोलता क्या है? सुनना, अपॉइंटमेंट ऑफ डायरेक्टर की बात करता है। याद रखना कि अगर कोई कंपनी है ना, तो कंपनी का में अगर कोई प्रोविजंस नहीं है, आर्टिकल में लिखा, देखो रेड बोल्ड क्या हुआ है ना, इसे समझ लेना। अगर कंपनी के कोई आर्टिकल में प्रोविजंस नहीं है तो जो इंडिविजुअल सब्सक्राइबर्स होते हैं मोमेंटम ऑफ एसोसिएशन के, वही फर्स्ट डायरेक्टर माने जाएंगे कंपनी के। 1% कंपनी के केस में भी, 1% कंपनी के केस में भी जो इंडिविजुअल होगा, ठीक है, वही माना जाएगा डायरेक्टर ऑफ द कंपनी। पक्का रहेगा। चलो ये याद रखना, ये बोलता है सेक्शन 152। ठीक है, और क्या बोलता है कि सारे डायरेक्टर कहाँ अपॉइंट होने चाहिए? ऑब्वियसली सारे डायरेक्टर कहाँ अपॉइंट होने चाहिए? बोलता है कि सारे डायरेक्टर को, अदरवाइज अगर ना प्रोवाइडेड हो, सारे डायरेक्टर कहाँ अपॉइंट होंगे? बोर्ड मीटिंग में अपॉइंट होंगे? नहीं, जनरल मीटिंग में अपॉइंट होंगे। सारे डायरेक्टर कहाँ अपॉइंट होंगे? जनरल मीटिंग में, तो लिखा हुआ है जनरल मीटिंग में अपॉइंट होंगे। ठीक है, ये बोलता है। पक्का रहेगा। और कोई भी डायरेक्टर अपॉइंट नहीं हो सकता अगर उसके पास डिन नंबर ना हो, तो डिन नंबर होगा तभी आप डायरेक्टर्स के लिए अपॉइंट हो सकते हो। पक्का रहेगा। चलो ठीक है, क्या रहेगा आपको? चलो, और आपको बताना है यही सिंपल सी बात रखना कि अगर आप डायरेक्टर किसी बनना चाहते हो ना, आपको डिक्लेरेशन तो हमेशा देना है कि मैं डिस्क्वालीफाइड नहीं हूँ। ठीक है, अब याद रखना, एक डायरेक्टर को अपना कंसेंट देना होता है आरओसी को 30 दिन के अंदर। DIR 2 में डायरेक्टर को यहाँ लिखा होगा, देखो, डायरेक्टर को अपना कंसेंट देना होता है, ठीक है, 30 दिन के अंदर DIR 2 में, कि वो डायरेक्टर बनने के लिए एलिजिबल है और किसी तरह से डिस्क्वालीफाइड नहीं है। इसमें लिखा हुआ है कंसेंट टू एक्ट एज डायरेक्टर। ठीक है, सब कुछ आपको स्टडी मॉड्यूल में मिलेगा। मैं बस बोल रहा हूँ, अलग बात है, सब कुछ आपको स्टडी मॉड्यूल में मिलेगा। ठीक है, 152 में सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट जो है ना, एक्चुअली जो मैं कराना चाहता हूँ, मैंने 152 सबसेक्शन सी। और सुनना, ये जो DIR 2 फाइल करने की बात है, मैंने पिछले आपकी वीडियो में बोला होगा, यहाँ भी बोल देता हूँ, ये जो DIR 2 फाइल करने की बात है, ठीक है, ये किसी कंपनी में एप्लीकेबल नहीं होता। मैंने वहाँ भी बोला था, सेक्शन 8 कंपनी में एप्लीकेबल नहीं होता, और साथ साथ गवर्नमेंट कंपनी में एप्लीकेबल नहीं होता। DIR 2 फाइल करने की बात है, किसी से एप्लीकेबल नहीं है, सेक्शन 8 कंपनी में एप्लीकेबल नहीं है, और गवर्नमेंट कंपनी में एप्लीकेबल नहीं है। और क्या रहेगा? चलो, अब सुनना, 152 सब बोलते हैं, ये रोटेशन की बात करता है। याद रखना, बोलता है कि हर कंपनी में, ठीक है, हर AGM में कम से कम 2/3 डायरेक्टर अपॉइंट होने चाहिए जो कि रोटेशन से रिटायर होंगे। 2/3 डायरेक्टर अपॉइंट होने चाहिए जो कि कैसे रिटायर होंगे? रोटेशन से रिटायर होंगे। हर एक कंपनी के AGM में, हर AGM में, एवरी AGM में 2/3 डायरेक्टर ऐसे आएंगे जो रोटेशन से रिटायर होंगे। ठीक है, उन 2/3 में से 1/3 हमेशा क्या होगा? रिटायर होगा। 1/3 क्या होगा? हमेशा रिटायर होगा। अगर पर्सन जो लॉन्गेस्ट सर्व किया होता है ऑफिस, वो रिटायर होगा। अगर पर्सन सेम डे अपॉइंट हुए थे और दोनों का रिटायरमेंट टाइम आ गया है, तो ऐसे केस में बाय म्यूचुअल कंसेंट या बाय ड्रॉप लॉट होगा। बाय म्यूचुअल कंसेंट या बाय ड्रॉप लॉट रिटायरमेंट होगी। ठीक है, और इनकी वैकेंसी कहाँ मीट की जाएगी? सेक्शन 152 सबसेक्शन 7 में मीट की जाएगी। कहाँ मीट की जाएगी? सेक्शन 152 सबसेक्शन 7 में मीट की जाएगी। ठीक है, अब सुनना, सेक्शन पार्ट को राउंड अप टू 1 नहीं करना है, नियरेस्ट टू 3 पे ले जाना है। कहाँ ले जाना है? नियरेस्ट टू 3 पे ले जाना है। ठीक है, चलो,
और नॉन रोटेशनल डायरेक्टर की देखो, अगर किसी कंपनी में 2/3 डायरेक्टर रोटेशनल है, ऑब्वियसली बात है 2/3 माइनस 1 माइनस 2/3 कर दो कितना आ जाएगा 1/3। तो 1/3 क्या होना चाहिए, नॉन रोटेशनल डायरेक्टर होना चाहिए, जो कि ऐसे रोटेशन से रिटायर नहीं होने चाहिए, ठीक है, कोई बात नहीं। अब सुनना 150 क्या होता है, डिम्ड रीअपॉइंटमेंट। क्या बोलता है कि अगर मान लो अपने अगले कंपनी में जिस दिन बंदों को रिटायर किया उसके ब्याह पे किसी और को अपॉइंट नहीं किया, तो जो अर्लियर बंदे थे उसी को माना जाएगा कि ये यही डायरेक्टर माने जाएंगे, डिम्ड अपॉइंटमेंट माना जाएगा। लेकिन कुछ केसेज हैं जिसमें डिम्ड अपॉइंटमेंट नहीं माना जाता। क्लियर सुनना, आपने मीटिंग में जो रिजर्वेशन रखा हुआ था, ठीक है, लेकिन वो मीटिंग में रिजर्वेशन क्या वो लॉस्ट हो गई, ठीक है, डायरेक्टर ने, करंट डायरेक्टर ने एक्सप्रेसली मना कर दिया कि मैं अब डायरेक्टर नहीं बनना चाहता इस कंपनी का, या फिर वो डायरेक्टर ने डिस्क्वालीफाई हो गया तो भी, या फिर एसआर ओआर पास करना था लेकिन उस तरह से अपॉइंटमेंट नहीं हुई तो भी, या फिर जहाँ पे 162 केस एप्लीकेबल है। अब बात आएगी आपके माइंड में आ रहा होगा सर 162 एक्चुअली होता क्या है, तो याद रखना जहाँ पे, ठीक है, इंडिविजुअल वोट करना था लेकिन आपने क्या किया, सिंगल रिजर्वेशन से वोटिंग करवा दी, ऐसे केस में भी जो पुराना डायरेक्टर है वो अपॉइंटेड नहीं माना जाएगा। पक्का याद रहेगा। कौन कौन सा केस हो गया, पहला केस डायरेक्टर ने खुद मना कर दिया, दूसरा केस कि डायरेक्टर ने क्या किया, म्यूचुअल कंसेंट से खुद ही कंसेंट दे दी कि नहीं, डायरेक्टर डिस्क्वालीफाई हो गया, दूसरा केस, तीसरा केस क्या हो गया, 162 लग गई, सेपरेट रिजर्वेशन से अपॉइंट नहीं किया गया था, ऐसा ओवर पास करना था लेकिन उस तरह से पास नहीं हुई, चौथा केस, और पांचवा केस कि रिजर्वेशन दिया गया लेकिन रिजर्वेशन क्या हो गया, लॉस्ट हो गई, ठीक है। ये था 152 सबसेक्शन 7। अब देखो सुनो, अगर मीटिंग मान लो डायरेक्टर के अपॉइंट हुए बिना एडजर्न हो जाता है, तो ऐसे केस में मीटिंग नेक्स्ट वीक सेम डे होता है। तो क्या करेगा, नेक्स्ट वीक सेम डे होता है। अगर पब्लिक डे हो वो दिन, तो एक दिन आगे बढ़ जाओ, पब्लिक डे है तो क्या हो जाएगा, एक दिन आगे बढ़ जाओ, ठीक है। चलो, ये आपका 152 है। अब हम पढ़ते 153 से लेकर 159। आप सीरीज में सुनना, वो बहुत ईजी है, बहुत छोटा है, ठीक है। 153 किसकी बात करता है, 153 बात करता है डिन नंबर के लिए, ठीक है। बोलता है सेंट्रल गवर्नमेंट आपको एक डिन नंबर देगा, ठीक है, एक डिन नंबर में डायरेक्टर आइडेंटिफिकेशन नंबर देगा, ठीक है, और कोई पर्सन बिना डिन नंबर के डायरेक्टर नहीं बन सकता, ठीक है। आपको क्या करना है, सबसे पहले प्रैक्टिकली क्या होता है, DIR-3 फाइल करना होता है। आपको एमसीए पोर्टल पे DIR-3 फॉर्म फाइल करना होता है, और DIR-3 फाइल करते हैं हैंड टू हैंड आपको जनरली डिन नंबर मिल जाती है। लेकिन जो लॉ में लिखा हुआ है 154 में लॉ में लिखा हुआ है कि डिन नंबर मिलने के लिए 30 डेज लगता है, 1 मंथ के अंदर आपको डिन नंबर मिल जाती है। तो वही मानो कि डिन नंबर क्या करेगा, सीजी देता है आपको 1 नंबर। आपने पहले 153 में डिन नंबर के लिए अप्लाई किया, 154 में 30 दिन के अंदर डिन नंबर मिल जाएगा। 155 में क्या होता है कि अगर आपके पास एक से ज़्यादा डिन नंबर, एक दिन को आप वापस कर दो, क्योंकि कोई बंदा एक से ज़्यादा डिन नंबर नहीं रख सकता, ठीक है। 156 में क्या करता है, आपको डिन नंबर मिल गया तो कंपनी को, ठीक है, अगर आपको डिन नंबर मिल गई, ठीक है, डायरेक्टर क्या करना होता है, इंटीमेट करना होता है कि मुझे डिन नंबर मिल गई, ठीक है, किसको, कंपनी को। कब करना होता है, 1 महीने के अंदर। पक्का याद रहेगा। अब कंपनी 15 दिन के अंदर किसको देगी, बताएगी यार, ROC को बताएगी। कंपनी 15 दिन के अंदर किसको बताएगी, ROC को बताएगी, सर इस डायरेक्टर ने मुझे अपना डिन नंबर दे दिया। लेकिन याद रखना, अगर यहाँ पे कंपनी फेल कर जाती है, 15 दिन के अंदर डायरेक्टर को नहीं बताता है कि मुझे डिन नंबर मिल गया इस पार्टिकुलर डायरेक्टर से, तो फिर कंपनी में प्रोविजन चलेगा, मतलब कंपनी को फाइन देनी पड़ेगी, ठीक है। चलो, फाइन याद मत करना क्योंकि मुझे फाइन याद करवाना बहुत बोरिंग लगता है। मुझे लगता है कोई फाइन याद करके या फाइन को एग्जाम में लिख के आने से वो खुद को सुपीरियर बना सकता है। वो ऐसे की प्रॉब्लम है कि क्यों ये फाइन पेनल्टी क्यों पूछता है। प्रैक्टिकली तो किसी को याद नहीं होती है फाइन पेनल्टी, ठीक है, प्रैक्टिकल लाइफ में, लेकिन बच्चों से जरूर पूछवाएंगे, ठीक है। चलिए, ऑब्लिगेशन टू इंडिकेट डील। ऑब्लिगेशन समझना कि आपको एक डायरेक्टर को हर एक ऑफिशियल डॉक्यूमेंट में डिन नंबर डालना जरूरी होता है, ये बोलता है सेक्शन 158, ठीक है। 159 क्या बोलता है कि अगर आपने कॉन्ट्रावेंट किया तो आपको पेनल्टी देनी पड़ेगी, फाइन देनी पड़ेगी। अब सुनना, आपको डिन सरेंडर करने का राइट है, बिल्कुल राइट है, लेकिन कब, अगर मान लो सारे कंपनी डायरेक्टर आपको छूट दे चुकी है, क्या आप डिन सरेंडर कर पाओगे, बिल्कुल नहीं। कंपनी में अब डायरेक्टर छूट गए हो, डायरेक्टर नहीं रहे अब, इस कारण से आप डिन सरेंडर नहीं कर पाओगे। डिन सरेंडर करने की कुछ कंडीशन से पहला, आपके पास आपने गलत तरीके से डिन नंबर लिया हुआ है, आपका डिन नंबर में नाम गलत आ रखा है, या आपने कोई आपकी कोई रिलेटिव किससे बोलूँ, मतलब फिर आपका डिन है, आपके रिलेटिव का डिन, आपका रिलेटिव डेथ हो गया, मतलब इंडायरेक्टली जिसका डिन नंबर है वो डेथ हो गया। एक्चुअली ये कोरोना का टाइम है, मैं ये इससे बोलना नहीं चाहता, ये अच्छी बात भी नहीं है। तो मतलब कोई बंदा जिसके पास डिन है, उनकी अगर डेथ हो जाती है तो जनरली आप फिर उनका वो डिन रख के क्या करेंगे, तो ऐसे डिन वो सरेंडर कर उनके रिलेटिव उनके डिन को सरेंडर कर सकते हैं। अगर बंदा इंसॉल्वेंट हो गया हो तो डिन नंबर सेंडर हो सकता है। अब बात करोगे कि सर डिन नंबर सेंडर के लिए कौन सा फॉर्म भरना होता है, तो मैं आपको बता दूँ, डिन नंबर सेंडर के लिए आपको DIR-5 भरनी होती है, ठीक है। चलो, ये सब बातें आपके डिन नंबर के लिए, ठीक है। बाकी ये कुछ नहीं है, आपको मैंने 159 तक करा दिया, और 160 से शुरू करेंगे, और 172 ये 12 सेक्शन हम नेक्स्ट वीडियो में करने वाले हैं, जो कि वो भी आपको 45 मिनट का रहेगा। ऑल द बेस्ट फॉर एग्जामिनेशन, बेस्ट ऑफ लक, आई होप यू लाइक दिस वीडियो।
और इसके साथ साथ हम नेक्स्ट वीडियो में 35 मिनट के बाद हम जो 8 क्वेश्चन हैं उसको भी प्रैक्टिस कर लेंगे। थैंक यू सो मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग। और हाँ, अपने दोस्तों को शेयर करो वीडियो को, लाइक सब्सक्राइब करना मत भूलना आप।